नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम संस्कृत ग्रामर का हमने पोर्शन उठा रखा था, तो संस्कृत ग्रामर के अंदर हमने कुछ डाटा कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर कौन कौन से प्रयत्न थे, उन चीज़ों के बारे में हम रीड कर चुके हैं। तो आज हम संधि प्रकरण को उठाएंगे संस्कृत के अंतर्गत कि संधि प्रकरण के अंदर कौन कौन सी संधियाँ आती हैं। अत संधि, हल संधि, जो विसर्ग संधि है, स्वादि संधि, उन सभी संधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय जो पास में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। आज हमने संधि प्रकरण स्टार्ट करना है। संधि प्रकरण, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संधि क्या है। संस्कृत के अंदर इसकी सबसे पहले हमें परिभाषा पता होना चाहिए संधि की। तो संधि की परिभाषा आती है पर सन्निकर्ष संहिता। संहिता मीन यहाँ पर संधि के लिए वर्ड आया है संहिता। तो पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यधिक निकटता, साधारण लैंग्वेज में बोले हम तो वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संधि कहलाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखें कि संधि क्या है, तो उसके अंदर देखेंगे दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर, जब कोई भी दो वर्ण मिलते हैं, लाइक अ, धन, ई, ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, कोई भी दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने पर यहाँ परस्पर कोई भी विकार उत्पन्न हो, कोई भी विकार उत्पन्न होगा और उस विकार के कारण इन शब्दों के अंदर जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम संधि कहेंगे। अगर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करें और अगर इस शब्द को देखें तो वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संहिता कहलाती है, वर्णों की अत्यधिक निकटता ही संधि कहलाती है। और थोड़ा डिटेल के अंदर कि दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर, जहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मेल होने पर जो भी विकार उत्पन्न होगा, जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और उस डिस्टर्बेंस से जो भी चेंजेस आएंगे उन शब्दों के अंदर, उन वर्णों के अंदर जो भी परिवर्तन आ जाएगा तो उसे हम संधि कहेंगे। तो संधि की सिंपल सी परिभाषा संस्कृत के अंदर देनी है तो पर सन्निकर्ष संहिता हम परिभाषा इसकी दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। हमने हिंदी में देखा तो स्वर संधि, व्यंजन संधि हम आराम से देखते हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर अगर भट्टोजी दीक्षित की बात की जाए तो उन्होंने जो बुक लिखी थी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, तो उसके अंदर इन्होंने संस्कृत में संधि के टोटल 5 प्रकार बताए। अच संधि, जिसको पहले ही बताया था आपको, अच किसको कहते हैं, स्वर को, तो अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। ये भट्टोजी दीक्षित ने प्रकार बताए हैं। इनके कहा है कि संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, जिसके अंदर हम अच प्रकरण करेंगे, प्रकृति भाव, हल प्रकरण, विसर्ग और स्वादि प्रकरण। ये अलग अलग प्रकरण व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन हम बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी की, क्योंकि हमारी जो व्याकरण प्रचलित है वो लघु सिद्धांत कौमुदी बुक की प्रचलित है, जो कि वरदराज आचार्य जी ने लिखी थी। हमारे आप ग्रेजुएशन अगर आपके पास संस्कृत रही हुई है तो वहां पर जो लघु सिद्धांत कौमुदी बुक लगती है वो वरदराज आचार्य जी की ही हम बुक पढ़ते हैं। तो उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग जो संधि है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। ये 3 प्रकार उसके दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अच प्रकरण, दूसरा हल प्रकरण और तीसरा विसर्ग प्रकरण। जो भट्टोजी दीक्षित जी ने दिया था प्रकृति भाव संधि, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत, तो अच और प्रकृति भाव संधि एक ही संधि है, अच संधि का रूप ही है प्रकृति भाव संधि। हल प्रकरण जैसा भट्टोजी दीक्षित जी ने दिया था वैसा ही वरदराजाचार्य जी ने दिया। और तीसरा विसर्ग प्रकरण जो दिया उसके अंदर जो स्वादि संधि है वो उसी का ही एक रूप बता दिया था कि जो स्वादि संधि है वो इसी विसर्ग संधि का रूप है, कि जैसे सशुशोरु से विसर्ग हो जाता है, वर्णों को स को विसर्ग हो जाता है, तो उसी का विसर्ग संधि के अंदर उसको ऐड कर दिया गया था। तो हमने मुख्य रूप से 3 प्रकरण करने हैं। पहला अच प्रकरण करेंगे, दूसरा हल प्रकरण और तीसरा
विसर्ग प्रकरण, जो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी है उसको पढ़ना है और वही हमारे संस्कृत ग्रामर के अंदर बेस रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अच प्रकरण, जिसको बोलते हैं स्वर संधि का प्रकरण। इसके अंदर सभी के सभी स्वर संधि के रूप रहेंगे। अच प्रकरण क्या है? अच प्रकरण के अंतर्गत एक अच है, दूसरे अच से उसका मेल होगा, अर्थात एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होगा और उस मेल से कोई भी जो भी विकार उत्पन्न होगा वो अच प्रकरण के अंतर्गत आएगा। ये अलग अलग विकार हैं, कोई दीर्घ रूप बनेगा, कोई गुण रूप बनेगा, कोई आयादी रूप बनेगा, कोई वृद्धि रूप बनेगा, कोई पर रूप, कोई पूर्व रूप, इस तरह अलग अलग रूप बनेंगे। तो वो सारे के सारे रूप जो हैं वो अच प्रकरण के अंतर्गत आएंगे। तो अच प्रकरण क्या है कि जहां पर धन से पहले भी अच हो और धन के बाद भी अच हो, अर्थात जब भी संधि का हम रूप बनाएंगे तो यहाँ भी अच रूप हो और यहाँ भी अच रूप हो और इन दोनों के अंदर विकार उत्पन्न होगा, अर्थात दोनों साइड, इस धन से पहले भी अच और इस धन के बाद भी अच होगा। तो इन दोनों के विकार जब मेल होगा इनका, तो इन दोनों के अंदर एक विकार उत्पन्न होगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और उस डिस्टर्बेंस से उसका रूप क्या परिवर्तित हो जाएगा। जो भी परिवर्तन आएगा वो स्वर रूप में ही आएगा, किसी न किसी अच रूप में ही आएगा, क्योंकि परिवर्तन अगर अच रूप में आएगा तभी वो अच संधि के अंतर्गत आएगा और धन से पहले भी अच और धन के बाद भी अच होना कंपलसरी है, तभी वो अच संधि के अंदर विभिन्न रूपों के अंतर्गत आएगा। अच संधि हम देखें तो मुख्य रूप से 8 प्रकार की है हमारी अच संधि। वो 8 प्रकार, यण संधि जिसका संस्कृत में सूत्र रहता है इको यणची, फिर आता है दीर्घ संधि अतो दीर्घो यई, आयाति संधि एचो यवयव, पर रूप संधि एंगी पर रूपम, वृद्धि संधि वृद्धिरादेश, गुण संधि आद गुण सूत्र, प्रकर संधि। ये 8 प्रकार हमारे संधि के रहेंगे। हम इन 8 के 8 प्रकारों को अलग अलग रूप के अंदर हम समझेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत इनका क्या रूप दिया है, इसके कैसे शब्द बनते हैं, किस सूत्र की हम सहायता लेकर इनका रूप परिवर्तित करते हैं। क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी जब हम पढ़ते हैं, हिंदी में हमने संधि पढ़ी तो अ से अ का मेल किया तो आ बन गया, अधन आ बन गया, तो हमने दीर्घ रूप ले लिया। एचो यवयव, अगर आयाति संधि की बात करें तो आय आय अब आदेश कर देते हैं हम उसको परिवर्तित करके। सिंपल सा, काफी सिंपल सा तरीका अपनाते हैं हम, उसके सूत्र याद नहीं करते, सीधा वर्णों को याद करते हैं। लेकिन यदि हमें सीधा सूत्र ही याद हो जाए तो हमें वर्णों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद ब खुद उन सूत्र के हिसाब से हम वर्ण को परिवर्तित कर लेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि संधि का बेस रहता है अच प्रकरण के अंतर्गत, वो इसको बताता है कि कौन कौन से सूत्र की हम हेल्प लेकर किस तरह शब्दों को परिवर्तित करते हैं और वो शब्द क्यों परिवर्तन हुआ है, वो रीजन देता है हमें वो सूत्र। जब आपको माहेश्वर सूत्र करवाया गया था उसके बाद मैंने धीरे धीरे और सूत्र करवाए, जो भी संज्ञा प्रकरण के सूत्र करवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि सूत्र को एक जीता जागता इंसान मानकर काम करो कि ये काम ये करता है और कोई अगर अपवाद आ रहा है तो वो मतलब वो सूत्र उसको वो काम नहीं करने दे रहा। तो अगर इस तरह हम इनको जीता जागता एक स्वरूप देकर उसको पढ़ते हैं तो काफी इजीली हमारा कंसेप्ट उस चीज का क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह संधि में भी यही काम करता है कि अगर उन शब्दों का जो हमारे सूत्र हैं उन शब्दों का हम काफी इजीली अगर रूप परिवर्तन करके देख लें कि क्या है उसका मीनिंग हमें समझ लग जाए तो काफी इजीली हम उस चीज का कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो इन सूत्रों को हालांकि हिंदी में भी समझाया जाएगा कि धन क्या बना, धन क्या बनाया हमने, वो सभी रूप इसके अंदर आएंगे, लेकिन सूत्र वाइज बताएंगे कि इस शब्द को अगर इस शब्द से जोड़ा जाता है, इस वर्ण को इस वर्ण से अगर जोड़ा जाता है तो किस सूत्र की हेल्प से हम उसको परिवर्तित करेंगे। हिंदी के अंदर अगर आप संधि सीखना चाहते हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा और संस्कृत में तो हेल्पफुल है ही। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट के अंदर हमें संधि क्लियर होगी। और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है आज के बच्चों के लिए। संधि समझ नहीं आता कि कहाँ पर कौन सा रूप लग गया, कहाँ पर दीर्घ संधि हुई, कहाँ पर वृद्धि संधि हुई, कहाँ पर यण संधि हुई। काफी कंफ्यूजन सा आ जाता है जब एक साथ क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। तो अगर ये सूत्र का कंसेप्ट क्लियर हो तो वो कंफ्यूजन जो है वो काफी क्लियर हो जाएगा और वहां पर कंफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सामने आएगा। काफी इजीली आप शब्दों को
क्लियरली समझ सकते हो। अगर सूत्र नहीं भी याद करो, संस्कृत वेद से हो तो आपको सूत्र याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर संस्कृत में संधि कर रहे हो और पेपर आप अटेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली सूत्र भी पूछे जाते हैं। जैसे आरपीएससी का पेपर कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन संस्कृत से दे रहे हो तो वहां पर सूत्र का पूछा जाना नॉर्मल है, सूत्र पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी अटेंड कर रहे हो, अगर लैंग्वेज आपने अपनी हिंदी रखी है, तब भी संधि के क्वेश्चन काफी आपको अटेंड करने पड़ते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाता है तो आपकी हिंदी की जो संधि है वो भी काफी क्लियर हो जाएगी। क्या हिंदी की संधि थोड़ा सा इजी रहेगी, क्योंकि अगर ये आपको आने लगे तो वो इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि वो संधि आपको कंप्लीट क्लियर ना हो पाए। तो काफी इजीली सूत्रों से हम हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज को साथ लेकर हम इन सूत्रों की सहायता से हम संधि के अच प्रकरण के भावों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं यण संधि के, देखते हैं इन सूत्रों को। सबसे पहला आता है यण संधि। तो यण संधि के अंदर हमारा लगता है इको यणची सूत्र। अब इको यणची सूत्र जो संस्कृत वेद से हैं उनको क्लियर हो गया कि इको यणची मतलब इक स्थाने यण स्यात्, अची मतलब इक प्रत्याहार के स्थान पर। अब प्रत्याहार वही फर्स्ट हमने संस्कृत की जब वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर फर्स्ट लेसन के अंदर क्या था कि प्रत्याहार हमें तब लर्न होंगे जब हमें माहेश्वर सूत्र लर्न होगा। अब माहेश्वर सूत्र को वापस रिपीट करते हैं, उसके अंदर ई से लेकर क तक के वर्ण वो आएंगे एक प्रत्याहार के अंतर्गत। यण स्यात्, यण य से लेकर अण तक के जो प्रत्याहार के वर्ण हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। और अच, अच मीन स्वर, मतलब अ से लेकर च तक के वर्ण। तो इको यणची सूत्र कहते हैं कि इक स्थाने यण स्यात् मतलब इक प्रत्याहार के स्थान पर जो हमारा इक प्रत्याहार है उसके स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण स्थापित हो जाएंगे, परंतु कंडीशन क्या है, अच प्रत्याहार के वर्ण परे रहते। अब इक प्रत्याहार के अंदर देखते हैं हम। देखो हमारा इक प्रत्याहार कहां से आया, आईऊन रिलिक, पहला शब्द ये था, दूसरा ये था। अब ई ये रहा, ई उ री और री, लास्ट वाला वर्ण हम कभी भी काउंट नहीं करते प्रत्याहार के अंदर, सिर्फ प्रत्याहार को पूरा करने के लिए आता है। तो मतलब ई उ री और री ये चार वर्ण आए तो इनके स्थान पर यण प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। यण प्रत्याहार का वर्ण देखो, हैवरट, लण, ये दो शब्द आए थे हमारे। तो य प्रत्याहार ये रहा, तो य व र और ल, मतलब अब क्या था कि इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। तो ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और री के स्थान पर ल हो जाएगा। परंतु कंडीशन क्या है, अची परे स्यात्, अच के परे रहने पर, अच मतलब अयूण, रिलिक, आयोंग और आय औच, मतलब अ ई उ री री अ ओ आई औ, ये अच प्रत्याहार के वर्ण आगे। अगर इनमें से कोई भी परे हैं इनके तो वहां पर ई के स्थान पर य आदेश हो जाएगा, उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और री के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। यण संधि हमें कहती है कि इको यणची इक स्थाने यण स्यात्, अची परे। अगर इक के स्थान पर यण प्रत्याहार वर्ण को करना है तो अच का परे रहना कंपलसरी है। अगर अच परे नहीं है, मतलब अर्थात धन के बाद अगर अच कोई भी स्वर नहीं है तो हम यण संधि का रूप परिवर्तित नहीं कर सकते। और धन से पहले क्या आना चाहिए, ई उ री और री, ये चार वर्ण हैं। धन के बाद अब देखो, धन से पहले ये वर्ण, परे कोई भी अच, यहां कोई भी अच आ जाए तो ये जो रूप परिवर्तित होगा इनका, तो इस ई को य आदेश हो जाएगा, उ को व,
री को र और री को ल आदेश क्रमशः हो जाएगा। ये कहती है हमारी यण संधि, इको यणची संधि। अभी इसके कुछ शब्द देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो और ज्यादा कंसेप्ट हमारा क्लियर। संधि, अपने यण संधि देख रहे थे कि यण संधि में क्या था। मैंने कहा था इक स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान पर यण हो जाता है, ई हो, उ हो, री हो, री हो। हमने माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग इक प्रत्याहार के वर्ण निकाल लिए थे। फिर यण प्रत्याहार के वर्ण निकाले य व र ल, और अच, अच मतलब सभी जितने के जितने स्वर हैं, अयोन, ऋलिक, अयोंग, अयोच तक के सभी स्वर इसके अंतर्गत आ गए। लेकिन जब ये यण संधि का हम रूप बनाते हैं तो कुछ सूत्र हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उस रूप को कारगर सिद्ध करने के अंतर्गत। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो इतना सेटिस्फाइड है कि इक स्थाने यण स्यात् वर्ण आ जाए, सुधि उपास्य, तो सु ध, अब यहाँ पर ई है और यहाँ पर उ है, इन दोनों के स्थान पर हमें क्या करना है, य, तो यहाँ बन जाएगा शुद्धि उपास्य। इन दोनों के स्थान पर ई को हटाकर हमें य करना है, स्वर हमारा बड़ा ही रहेगा, तो ये हमारा शब्द बन जाएगा शुद्धि उपास्य। लेकिन अगर संस्कृत बेस से हो, आप संस्कृत बेस की आपने ग्रामर करनी है तो इतना सा सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस शब्द की हमें रूप सिद्धि करनी पड़ेगी। अगर ग्रेजुएशन के अंदर संस्कृत रखी हुई थी आपने ग्रेजुएशन के अंतर्गत, तो वहां पर आपने देखा होगा कि शब्द सिद्धियां हम करते थे कि शब्द किस तरह बना, कौन कौन से सूत्र की हमने सहायता ली, तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अगर ये शब्द हमारे पास आता है सुधि धन उपास्य, तो सबसे पहले कुछ सहायक सूत्र हैं यण संधि के जो इस प्रकार हैं। पहला आता है तस्मिन् अति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अर्थात ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र एक यण जो आदेश है उसको देगा। मतलब इको यणची से यण संधि तो जरूर हो रही है, लेकिन सिर्फ बताया गया, इको यणची यण संधि की सिर्फ परिभाषा दी, लेकिन उस सूत्र को आदेश किसने दिया, सबसे पहले इसने आदेश दिया तस्मिन् अति नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र आया, इसने ऑर्डर दिया कि इक के स्थान पर यण कर दो, कि इक के स्थान पर यण को स्थापित कर दो। इस सूत्र ने इस आदेश को दिया। फिर आगे क्या हुआ, आदेश तो दे दिया, परंतु फिर कहा कि अगर इक के स्थान पर कि ये इक प्रत्याहार का और ये यण प्रत्याहार का वर्ण, अब इक प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो उसको यण प्रत्याहार में कन्वर्ट कर दो। इस सूत्र ने ये आदेश दे दिया। सबसे पहले ये सूत्र आया ऑर्डर देने, एज ए किंग उसने ऑर्डर दिया। फिर ये सूत्र आया स्थाने अंतरम, ये सूत्र कहता कि किसके स्थान पर किसको आदेश देना, इक के स्थान पर यण आदेश दे दो, कि क्या ई के स्थान पर र दे दूं, क्या उ के स्थान पर य दे दूं, क्या री के स्थान पर ल दे दूं, क्या री के स्थान पर व दे दूं आदेश, नहीं। तो स्थाने अंतरम सूत्र कहता जो जिसका स्थान है उसी के अकॉर्डिंग उसे आदेश देना है। तो स्थाने अनंतरम सूत्र सेकंड पोर्शन पर आया और उसने कहा कि स्थान के अकॉर्डिंग आदेश दिया जाए, अर्थात ई को तो य आदेश दे दो, उ को व आदेश दे दो, री को र आदेश दे दो, री को ल आदेश दे दो। ये दो सूत्र आए और इनके अकॉर्डिंग हमने हेल्प ली और सूत्रों को काम दिया। फिर अणचिच तीसरा सूत्र आया, ये कहता रुको अभी काम नहीं चलेगा, ये तीसरा सूत्र आया, ये कहता इसको तो हम इक के स्थान पर कौन सा आदेश देना है, इस सूत्र से हमें पता तो चल गया, लेकिन अणचिच सूत्र ने कहा कि अच से परे, अगर किसी भी अच से परे यर हो, यर उसे द्वित्व आदेश दे दो, मतलब उसको डबल कर दो, उसको डबल कर दो। लेकिन तभी झलाम जश जशी सूत्र आया। अब यहाँ पर अचित उसने कहा ना कि अच के परे यर हो तो द्वित आदेश दे दो, यर तो था हमारे पास, लेकिन जलाम जशी सूत्र कहता रुको, झल प्रत्याहार के वर्ण को जश प्रत्याहार, झल के बाद जश प्रत्याहार का वर्ण हो और परे जस प्रत्याहार का वर्ण हो तो द्वित आदेश नहीं होता। अब उसको डबल नहीं करना, वापिस इसी कंडीशन में लेकर आओ स्थाने अनंतरम तक की स्थिति के अंदर। इन दो सूत्रों का काम खत्म हो गया। ये कहते कि नहीं, ये कहता करना है द्वितीय आदेश, ये कहता नहीं करना द्वितीय आदेश, तो ये द्वितीय आदेश कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन ये रुका कैसे,
आदेश तो होना बनता ही था, लेकिन इस सूत्र ने इसका निषेध कर दिया, उसको रोक दिया, जिसकी वजह से इन दो सूत्रों का काम हमारे पास खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आए कि मैडम इन सूत्रों को लाने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि अणुचित सूत्र कहता है कि द्वित्वादेश होना कंपलसरी है, इस वजह से हमने उस सूत्र को लेकर आए। फिर ये सूत्र कहता कि द्वित्वादेश नहीं करो क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बैठे द्वित्वादेश करने की जरूरत नहीं है। फिर सूत्र आया संयोगान्तस्य लोपः, उसने कहा जिन शब्दों की संयोग संज्ञा हो गई उनका लोप कर दो, उनको गायब कर दो। अब इसकी हमने संयोग संज्ञा कर ली ना ई की, कहता ई के स्थान पर यह आदेश कर दो, इसको गायब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई के स्थान पर यह कर दी, इसको गायब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंत में यह प्रतिषेधो वाच्य आया और दो रूप इसके हमने सिद्ध कर दिए, और इस तरह हमारा जो शब्द था वो बन गया सुद्युपास्य। अगर संस्कृत वेद से कर रहे हो तो इतने आपको ये जो ग्रामर के सूत्र है इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र आया, किसने क्या ऑर्डर दिया, किस ऑर्डर को निषेध किया गया, किस ऑर्डर को माना गया। इसके बाद यहाँ पर अलंतस्य सूत्र भी एक लगता है। अलंतस्य सूत्र कहता है यहाँ पर संयोगान्तस्य लोपः की वजह से यहाँ पर अलंतस्य सूत्र भी लगता है, लेकिन हमने अगर आरपीएससी बेस संस्कृत लैंग्वेज ही रखी है तो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि स्थानीय यनादेश तस्मिन् से ऑर्डर करना है, स्थानीय अनंतम से उसको स्थान देना है, और इको यणचि से यण आदेश करके उसका रूप बना देना। इन सूत्रों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अगर आप संस्कृत वेद से करते हो तो कहीं ना कहीं इन सूत्रों का जिक्र भी जरूर आता है। तो अगर ये सूत्र आ गए और हमें इन सूत्रों के बारे में पता ही नहीं कुछ, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए इन सूत्रों की मतलब यण संधि के ये सहायक सूत्र हैं कि शब्दों की जब हम यण संधि करते हैं, किसी भी स्वर की हम यण संधि करते हैं, तो इन सूत्रों की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, और इसकी हेल्प लेकर ही हम शब्द की सिद्धि करते हैं। ये जो रूप है वो रूप सिद्ध होगा। ग्रेजुएशन के अंदर रूप सिद्ध करना हमें सिखाया जाता है। संस्कृत बेस रहा हो तो लघु सिद्धांत कौमुदी बीए फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट बुक लगती है हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो उसके अंदर ये शब्द सिद्ध करने सिखाए जाते हैं। तो इन सूत्रों की जानकारी अगर संस्कृत हमारे पास ग्रेजुएशन में रही है तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन अगर संस्कृत हम रीड के अंदर रख रहे हैं, जैसे 10th तक संस्कृत थी, तो इन सूत्रों की जानकारी हमने ये सूत्र कभी सुने ही नहीं, तो ये कुछ अननोन है हमारे लिए। लेकिन हमने क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज रखी है तो उसमें अच्छ प्रकरण है हमारे सिलेबस में, तो इन सूत्रों की जानकारी होनी जरूरी है। अगर इन सूत्रों की जानकारी नहीं होगी तो कहीं भी ये सूत्र हमारे सामने आ गए तो हमारे लिए अननोन होंगे, हम उन्हें जानते नहीं होंगे, और नहीं जानने के कारण हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इक के स्थान पर यन आदेश होगा अगर अच परे है तो। उसके सहायक सूत्र मेन सूत्र था इसका इको यणचि, मेन सूत्र यण संधि का ये था इको यणचि, इक स्थाने यन स्यात्, इक के स्थान पर यन हो जाता है अगर अच परे है तो। इक था हमारा ई उ री री, और यन था य व र ल, और अच सभी अच जिसके अंदर आ जाएंगे अयून अयून रिलिक अयोग अयोची, चारों के चारों आ जाएंगे। सहायक सूत्र इसका हम देखें, सहायक सूत्र के अंतर्गत तस्मिन् अति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अनंतम अणचि च झलाम जशि संयोगान्तस्य लोपः अलन्तस्य और यण प्रतिषेधो वाच्य, ये सूत्र आते हैं। अणचि च द्वित्व आदेश देता है, झलाम जशि से वो द्वित्व आदेश को बंद कर दिया जाता है। फिर संयोगान्तस्य लोपः से संयोग होकर लोप हो जाता है उसका, और यण प्रतिषेधो वाच्य अंत में उसका यण का रूप बना देता है द्वित्व करके, द्वित्व से। तो ये सूत्र हमारे सहायक सूत्र है। तो शुद्धि उपास्य से शुद्धु ई को य आदेश हुआ और उ इसके साथ लगकर शुद्धि उपास्य शब्द बना। तो शुद्धि उपास्य जब ये हमारे पास शब्द आता है तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सुधि धन उपास्य। ये है यण संधि का, आपको एज एग्जाम्पल करवाया है। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ शब्द दे दूंगी, आप उनकी संधि करके देखना, उन शब्दों को तोड़कर इन सूत्रों की हेल्प से कुछ समझ कर देखिएगा क्या क्या इसके रूप